नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहन और गृहिणियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट को। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यदि आपने इसे पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी है चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट के नाम से, उसको आप देखिए। बाल विकास और शिक्षण विधियों के नाम से जो एक प्लेलिस्ट है उसको आप देखिए। उसमें आपको सभी इस सीरीज़ की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, पहले वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देखिए, और साथ में आने वाले अन्य जो पार्ट हैं उनको भी आप ज़रूर देखिए, ताकि आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, सभी में आप अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो इस वीडियो में भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण 80+ क्वेश्चन करेंगे। इसका अर्थ है दोस्तों कि किसी भी सूरत में आपका प्रश्न इस चैप्टर से आएगा तो वो छूटेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ज़बरदस्त झकास नॉन स्टॉप वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जिस भाई बहन गृहिणी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। विकास का अर्थ है दोस्तों, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का जो अर्थ होता है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास कहलाता है। इसमें ये सभी इंक्लूडेड होने चाहिए। कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होगा और वह अनुभव ग्रहण करेगा, उसके बाद में उसमें परिवर्तन होंगे और वो परिवर्तन लगातार होंगे, तो ये विकास है। अगला प्रश्न है, मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो मानव अभिवृद्धि का अर्थ है दोस्तों, मानव के शरीर के आकार में, भार में या कार्य शक्तियों में वृद्धि होना। यानी कि शारीरिक रूप से जो वृद्धि होगी उसको अभिवृद्धि कहेंगे, और विकास कहेंगे कि अभिप्रेरित होकर मनुष्य जो है उत्तरोत्तर जब उसमें विचारों में परिवर्तन आएगा तो उसको विकास कहेंगे, और जब शारीरिक वृद्धि की बात करेंगे तो वो अभिवृद्धि होगी। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृद्धि और विकास है। तो वृद्धि और विकास क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भाई। जैसे जैसे बालक की वृद्धि होती है शारीरिक रूप से, तो आप देखते हैं कि उसका मानसिक रूप से भी विकास होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका शारीरिक रूप से भी विकास होता है और मानसिक रूप से भी उसका विकास होता है। तो ये वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर से मैं समझा दूं कि वृद्धि का अर्थ है शारीरिक वृद्धि से, अभिवृद्धि से, और विकास का अर्थ है मानसिक वृद्धि से। विकास उत्पाद है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर सही हो जाएगा अधिगम तथा परिपक्वता का। जब व्यक्ति अधिगम करेगा, कोई चीज़ सीखेगा, तो उसमें विकास होगा। दूसरी बात, जब वह परिपक्व हो जाएगा तो भी उसमें जो विकास हुआ माना जाएगा, क्योंकि परिपक्वता कैसे आएगी? जब उसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन होंगे तभी तो उसमें परिपक्वता आएगी। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, विकास की दिशा होती है। तो विकास की दिशा कैसी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित दिशा होती है। विकास की दिशा होती है, कैसी होती है? निश्चित। यानी कि अगर प्रश्न आता है आपका और पूछता है कि विकास की दिशा कैसी होती है, तो निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, निश्चित अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सही आंसर लगाएंगे कि विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभिवृद्धि जो है, वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही बात होती है दोस्तों। अभिवृद्धि या वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये गलत बात है। वैसे अभिवृद्धि शारीरिक होती है। अगला, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, और अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहता है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब शारीरिक रूप से विकास पूरे जीवन भर चलेगा, तो आदमी नहीं वृक्ष बन जाएगा, है ना? बढ़ता जाएगा तो आदमी के हाथ पैर तो वृक्षों के लक्कड़ों जैसे निकलते चले जाएंगे, शाखाओं जैसे। तो इसका मतलब है कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। शारीरिक रूप जो विकास है वह एक निश्चित उम्र के बाद में रुक जाता है। जैसा कि बोला जाता है कि 15-16 साल तक की हाइट बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है, ऐसा बोला जाता है। हालांकि हाइट तो बढ़ती है लेकिन आप फिक्स माने तो 25 साल के बाद में हाइट नहीं बढ़ती किसी की भी, है ना? फिर वो फिक्स हो जाती है। तो अगर वो हाइट बढ़ती रहती तो फिर मनुष्य भी पेड़ों की तरह ऊपर बढ़ता जाता, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है।
अभिवृद्धि क्योंकि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये गलत है। इसके बारे में विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। देखिए, ये भी सही है भाई, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो विकास जो है उकसाने और बढ़ावा देने से होता है, तभी तो हम बच्चों को शाबाशी देते हैं, है ना। और विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। सांस्कृतिक परिवर्तनों से विकास में परिवर्तन होता है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं दोस्तों। शैशव अवस्था की अलग विशेषता होती हैं, पूर्व बाल्य अवस्था की अलग विशेषता होती हैं, बाल्य अवस्था की अलग होती हैं, उत्तर बाल्य अवस्था की अलग होती हैं, और किशोर अवस्था की अलग विशेषता होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सत्य नहीं है पूछा। तो असत्य कौन सा है? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, तो ये गलत है। जबकि विकास जो उकसाने और बढ़ावा देने से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, लेकिन आपको ज़रूर इसमें आनंद आएगा, आपको अच्छा ये जो वीडियो लगने वाला है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। निम्न में कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह जो है सत्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों विकास जो होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विशिष्ट जो है विकास जो सामान्य से किधर होता है? विशिष्ट की तरफ होता है, जबकि इसमें लिखा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये गलत है। बाकी विकास अंतःक्रिया का फल होता है, बिल्कुल। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल ठीक है। और विकास का एक जो व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। आगे जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन बालकों में अभिवृद्धि को दर्शाता है? अर्थात दोस्तों शारीरिक वृद्धि को कौन सा दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी कि बालक के शरीर की लंबाई में परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं, बालक की अस्थियों के आकार एवं मात्रा में परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं, बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विकास के बारे में जो इसमें कथन देखते हैं, विकास में अभिवृद्धि निहित रहती है। जी हाँ, बिल्कुल, विकास में अभिवृद्धि भी निहित रहती है, यह कथन सही है। विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है, बिल्कुल। और विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया। दोस्तों, इसके सभी जो उपर्युक्त सभी जो पॉइंट्स हैं वो सभी सही हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। तो मानवीय मूल्यों के विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? वह है अंगीकरण। तो मानवीय मूल्य जो प्रकृति से लिए जाते हैं, उनको विकास का अर्थ है कि अंगीकरण किया गया है। तो 11वें का 2 आपका जो आंसर सही हो जाएगा। यानी प्रकृति में जो सभी जगह पर उपलब्ध हैं, ऐसे मानवीय मूल्यों को ग्रहण करना ही क्या है? विकास का अंगीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बालक के विकास पर परिवार का विकास जो असर पड़ता है, समाज का भी असर पड़ता है और विद्यालय का भी असर पड़ता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण, यानी कि प्रकृति और पोषण। दोस्तों, वंशानुक्रम को तो कहते हैं प्रकृति और पर्यावरण को कहते हैं पोषण। तो ये जो है मानव विकास को प्रभावित करने वाला, या तो उसका जीन्स होंगे, जैसे माता पिता वैसे ही बच्चे, और या तो पर्यावरण होगा, समाज से सीखेगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने जो विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर से पढ़ लीजिए, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने विकास के अधिगम सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। अगला जो प्रश्न है आपका, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो सार्थक अधिगम की जो प्रक्रिया है वह विकास की शैशव अवस्था से प्रारंभ हो जाती है। सार्थक अधिगम की जो प्रक्रिया है, बच्चा शिशु अवस्था से ही अधिगम करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो
जो शैशव अवस्था होती है, सॉरी दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है उसमें घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों समूह की जो प्रवृत्ति पाई जाती है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जो समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति आपके किशोर अवस्था में पाई जाती है ना। जब 12 से ऊपर का बच्चा हो जाता है तो धुआंधार फ्रेंडशिप मारता है, फ्रेंडशिप पे फ्रेंडशिप। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा भाई। उपलब्धि जो है यह बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। संस्कृति बालक के विकास को प्रभावित करती है। उसकी प्रजाति, वह किस प्रजाति का है, उसके विकास को प्रभावित करता है। उसकी वृद्धि किस रूप में हो रही है, यह भी उसके विकास को प्रभावित करता है। परंतु दोस्तों उपलब्धि जो है उसके विकास को प्रभावित नहीं करती। 17 का आंसर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यह मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों बच्चे की गति जो होती है वह शैशव अवस्था में सर्वाधिक होती है, सीखने की उम्र। अगला प्रश्न है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो मानव का विकास जो होता है उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होता है। उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर जो मानव का विकास निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सक्रिय सदस्य दोस्तों किशोर अवस्था में हो जाते हैं। घनिष्ठ मित्रता की जो अवस्था होती है उसमें वो अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोर अवस्था में। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत से संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति यानी कि बालक जो है अपनी संकल्पनाएं बनाने लगता है। तो इसका अर्थ है कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यानी कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो क्रमिक होती हैं। पहले बच्चा थोड़ा सीखता है, फिर और उसके पक्षों को सीखता है, उसके बाद में और सामाजिकरण होता है और बाद में तो अपने ही नियम बना डालता है। तो ये क्रम में विकास होता है, विकास जो एक क्रम में होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये विकास का सिद्धांत है। इस विकास का सिद्धांत, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती, ऐसा नहीं है भाई। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। विकास हमेशा रेखीय नहीं, कभी कभी तो विकास बहुत तेज़ी से गुणात्मक होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सभी की विकास दर जो समान नहीं होती है, ये बात जो है विकास का सिद्धांत कहता है। तो कोई बालक धीमे सीखता है और कोई बालक तेजी से सीखता है। अगला जो प्रश्न है, वृद्धि का शब्द का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि वृद्धि शब्द का प्रयोग जो परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है और विकास का जो प्रयोग वो परिमाणात्मक तथा व्यवहारिक दोनों परिवर्तनों के लिए होता है। तो विकास में तो परिमाणात्मक और व्यवहारिक दोनों होते हैं, लेकिन वृद्धि में केवल परिमाणात्मक ही जो है परिवर्तन होते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो परिपक्व हो जाता है किशोर अवस्था के बाद में। एक किशोर अवस्था में जब पहुंच जाता है तो उसके बाद में जो किशोर अवस्था के बाद में जो बच्चा परिपक्व हो जाता है, कौन सी अवस्था आ जाती है? प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। तो प्रौढ़ अवस्था में क्या होता है, वह अपना अच्छा बुरा जानने लगता है, देश धर्म सब कुछ जानने लगता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सभी शिक्षण की विधियों को कौन सी अवस्था में बच्चा ग्रहण कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था शिक्षण की सभी विधियों को सीखने की अवस्था है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो दोस्तों ये अहम केंद्रित जो हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अहम केंद्रित नहीं है दोस्तों, ये जो बालक की स्वयं की सोचने की क्षमता में विकास हुआ है, इस वजह से इसका सही आंसर किशोर अवस्था में हो जाएगा। किशोर अवस्था में जो बच्चा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बच्चे के अंदर क्या हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न है आपका, एक 13 वर्ष का बालक बात करते में बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो 13 वर्ष का बच्चा है दोस्तों, तो वह विकास की किस अवस्था में है? वह किशोर अवस्था में है।
सही आंसर है। लड़ना झगड़ना ये सब किशोर अवस्था के काम है। रॉस के अनुसार शैशव अवस्था मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 3 वर्ष तक रॉस के अनुसार शैशव अवस्था यानी शिशु अवस्था मानी जाती है। और अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा की दृष्टि से कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें सर्वाधिक जो है मानव का विकास होता है, तो शैशव अवस्था होती है या बाल्यावस्था होती है और किशोर अवस्था। इन तीनों ही अवस्थाओं में जो मानव के विकास की ये महत्वपूर्ण अवस्था होती हैं, पहली तीनों शैशव, बाल्य और किशोर अवस्था। इसमें ही सीख जाता है, इसमें ही पता लग जाता है, पूत के पाल पाँव जो पालने में ही पता लग जाता है, तो किशोर अवस्था तक में ही पूरा अंदाज़ा लग जाता है आगे क्या बनेगा। वैसे तो शैशव अवस्था में ही लग जाता है, लेकिन अगर और भी इंतजार करके देखा जाए तो किशोर अवस्था तक हम बिल्कुल पूरा डिसीजन ले सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था जो हैं ये मानव विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है किस अवस्था के प्रथम 6 वर्ष के बाद बालक के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के प्रारंभिक 6 वर्षों के बाद में बालक अगले 12 वर्षों से भी ज़्यादा सीख जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है इसमें, शैशव अवस्था में शिशु को निम्न प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए भाई? आत्म प्रदर्शन के अवसर उसको देने चाहिए, चित्रों और कहानियों के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए और विभिन्न अंगों की शिक्षा देनी चाहिए। तो यही तो शिशु अवस्था में जो सिखाई जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टैनले हॉल ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रिपीट होता है, तो किशोर अवस्था को कहा है। किशोर अवस्था को स्टैनले हॉल ने कहा है बड़ी संघर्ष, आंधी तूफान की अवस्था है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, ये कहता है कि किशोर अवस्था कठिन काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर है कि भाई किशोर अवस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, इस वजह से किशोर अवस्था थोड़ा कठिन काल होता है। मूल्यों, आदर्शों और संवेगों के संघर्ष के कारण भाई किशोर अवस्था में बच्चा अपने मूल्यों, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भी उसमें आ जाती है, उसके आदर्श आ जाते हैं। वह किसी को अपना जो क्या मान लेता है, हीरो समझने लगता है, हीरो भी बना लेता है वह। और संवेगों में संघर्ष होता है उस स्थिति में, और आवेगों और संवेगों में परिवर्तन के कारण भाई ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही एक्सप्लेन करते हैं कि किशोर अवस्था कठिन काल होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी। किशोर अवस्था की देखिए काम शक्ति की परिपक्वता होती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है, लड़ाई झगड़ा कर देता है और जीवन दर्शन का निर्माण करता है। तो ये उपरोक्त सभी जो किशोर अवस्था की ही मुख्य अवस्थाएं हैं। आगे चलते हैं। कहता है किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। त्वरित विकास का सिद्धांत, देखिए किशोर अवस्था में त्वरित विकास होता है। दूसरा है क्रम से विकास का सिद्धांत, और विकास जो होता है वह क्रम से होता है, एकदम से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है। तो विकासात्मक कार्य जो है का प्रत्यय किसने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेविंगहर्स्ट ने। विकासात्मक कार्य की बात कर रहा है, डेवलपमेंटिंग वर्क की बात कर रहा है ना, डेवलपमेंट वर्क की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है हेविंगहर्स्ट ने। तो इसको आप जोड़िए, किसी भी तरह से आप अपनी ट्रिक बनाइए और इसको आप ध्यान रखिए कि विकासात्मक कार्य की बात करेगा तो हेविंगहर्स्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि किशोरावस्था का आरंभ कब से होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 11 वर्ष की आयु से 11 साल के बाद में जो किशोर अवस्था का आरंभ होता है। और वैसे दोस्तों 6 से 12 तक जो है बाल्यावस्था होती है। अब एकदम से बाल्यावस्था तो समाप्त होगी नहीं, बाल्य अवस्था धीरे धीरे जाके ख़त्म होगी। 11 साल से ये जो है किशोर अवस्था के गुण इस बच्चे में आने प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए जो 11 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था का आरंभ माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, ये है किशोर अवस्था की चारित्रिक विशेषता क्या है? तो इसका जो आंसर है वो 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किशोर अवस्था में जो समायोजन का अभाव होता है,
किशोर अवस्था में मानव धर्म का महत्व बढ़ जाता है और किशोर अवस्था में संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण जो बालक करने लगता है। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। समायोजन का अभाव, समायोजन नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता कि कैसे कैसे सब चीज़ों को मैनेज करें। मानव धर्म का महत्व उसके दिमाग में आ जाता है, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करना प्रारंभ कर देता है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शैशव अवस्था में संचयी काल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा भाई, जन्म से 3 वर्ष तक के काल को शैशव अवस्था में संचयी काल कहते हैं। इसमें बच्चा जितनी भी छोटी कच्ची पेंसिल, रबड़ या जो भी उसके पास में खिलौने होते हैं उन सबको वो संचयन करना प्रारंभ कर देता है। तो जो शैशव अवस्था का जो 1 से 3 वर्ष का समय है वह संचयी अवस्था, संचयी काल कहलाता है। किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है? भाई कब किशोरों की रुचि स्थायी हो जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 से 18 वर्ष में किशोर ये डिसाइड कर पाता है कि उसकी रुचि जो है वो किस वस्तु में है। और अगला प्रश्न है आपका कि शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? भाई शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, बिल्कुल एकदम शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, ये तो विशेषता है। दूसरों पर निर्भर करता है, बिल्कुल दूसरों पर निर्भर करता है। तो छोटा बच्चा कौन सा खुद से काम करेगा? खुद से कौन दूध गर्म करके पी लेगा? मानसिक विकास में तीव्रता होती है, बहुत तीव्र होता है भाई। शैशव अवस्था तो सर्वाधिक तीव्र होती है। और कहता है कि नैतिकता का होना, नैतिकता का होना कैसे शैशव अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में नैतिकता नहीं होती है, वह नहीं जानता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके अंदर ऐसे नहीं है कि किससे आप कह के बात करनी है या किससे तुम कह के बात करनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। बचपन के प्रति, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की जो मान्यता है वह यह है कि बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन जो है वो वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है दोस्तों। यह बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि बचपन वृद्धि परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला जो प्रश्न है आपका, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? तो शिक्षा को किसने बताया है? स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने कहा है शिक्षा को कि भाई जो शिक्षा है यह मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी कहता है कि शिक्षा के द्वारा जो जन्मजात शक्तियाँ हैं व्यक्ति की, उनमें स्वाभाविक समरसपूर्ण और प्रगतिशील विकास होता रहता है। कौन कहता है? पेस्टोलॉजी कहता है। तो 43 का आंसर 4 हो जाएगा। 44 की बात करते हैं तो मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, बिल्कुल सही बात है, ये मानी जाती है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो 18 वर्ष तक जो है व्यक्ति के शारीरिक विकास की उम्र मानी जाती है। अधिकतम 18 वर्ष तक उसमें वृद्धि होती है और 18 साल के बाद व्यक्ति का शरीर का जो विकास होना बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को शिक्षक को समझना चाहिए, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, कि भाई कोई बच्चा किस प्रकार समझता है, उसके ये तरीका अगर शिक्षक को पता लग जाए तो फिर तो बात ही बन जाए, एकदम अच्छे से बच्चे की समझ में बैठे। तो उसके लिए बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना सबसे पहले शिक्षक के लिए ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? यह विकास किससे संबंधित है? दोस्तों ये है जो है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित। क्योंकि निरंतर का मतलब क्या है कि जो अनंत समय तक चलता जाए, तो कभी भी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत हो गया। 46 का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 47, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रतिवर्ती जो है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट की तरफ और निरंतरता, ये मानव विकास के सिद्धांत के जो है इम्पोर्टेंट पहलू हैं, परंतु प्रतिवर्ती जो है यह मानव विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है और निरंतरता है। अगला जो प्रश्न है आपका, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है?
तो मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। मैकडूगल ने जो है बच्चे की मूल प्रवृत्तियों के व्यवहार का विश्लेषण किया। तो बच्चे की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया। मूल प्रवृत्तियों से संबंधित अगर बात आए तो किसका आंसर लगाएंगे आप? मैकडूगल लगाएंगे। और अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, ये है कि जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जन्म से पूर्व काल में 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? तो विकास के बारे में बात करी जा रही है, तो समय के साथ साथ परिवर्तन होते हैं। विकास में समय के साथ साथ परिवर्तन होते हैं, तो किस किस चीज़ में जो है परिवर्तन होते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों रूप में परिवर्तन होता है, आप जानते हैं। दर में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसके बाद में, या एक समय ऐसा आता है कि जो बच्चा बहुत तेज़ी से सीखने लगता है। एक है अनुक्रम, यानी कि विकास जो क्रम से होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास में समय के साथ साथ में रूप में परिवर्तन, दर में परिवर्तन, अनुक्रम में जो अनुक्रमित होता है विकास, ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो खेल पद्धति किस पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि भाई खेलने से विकास होगा और शरीर की वृद्धि भी होगी। तो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। शिक्षण की खेल विधि में विकास प्लस वृद्धि दोनों होगा। शारीरिक रूप से तो जो स्वस्थ रहेगा ही बंदा, यानी कि वृद्धि होगी, और दूसरा विकास भी होगा, यानी कि उसका साथियों के साथ में वार्तालाप का तरीका बदलेगा, उसके अंदर धैर्य आएगा, उसके अंदर साहस आएगा, उसके अंदर तहजीब आएगी। तो ये सब चीज़ें विकास में आ गई। और वृद्धि होगी कि शारीरिक रूप से वह स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से जल्दी ग्रोथ करेगा, जल्दी वृद्धि करेगा। तो ये खेल की पद्धति जो है मूल रूप से आधारित है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला जो प्रश्न आपका है यह है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो यह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जो ये कहता है कि जो बच्चे शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी पिछड़ जाते हैं? तो ये कौन सा सिद्धांत है जो ये बात कहता है? तो ये है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों जो उनका शारीरिक जो विकास है उसका संबंध उनके संवेगात्मक विकास से भी है, सामाजिक विकास से भी है और बौद्धिक विकास से भी है। तो चूँकि शारीरिक विकास या संवेगात्मक या सामाजिक या बौद्धिक विकास आपस में संबंधित हैं, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत की वजह से जो बाकी विकासों पर भी जो असर पड़ेगा यदि कोई शारीरिक रूप से पिछड़ा है। तो आगे जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? दोस्तों आंतरिक कारक पूछा है, तो बुद्धि बिल्कुल ठीक बात है भाई, आंतरिक ही कारक है, व्यक्ति के भीतर ही माइंड की ही उपज है बुद्धि, तो आंतरिक कारक है। शारीरिक कारण, जी हाँ बिल्कुल, ये भी स्वयं के ही बारे में बात की गई है किसी भी बालक के। आनुवांशिक गुण, ये भी उसके अंदर जीन प्रविष्टि है। तो इसमें तो जो बालक के विकास को आंतरिक कारक जो प्रभावित करते हैं वो तीनों ही हैं, बुद्धि भी करती है, शारीरिक कारण भी करती है और आनुवांशिक गुण भी करते हैं। तो तड़ेपन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी। और दोस्तों अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? तो बाह्य कारक कौन सा है दोस्तों? जो बच्चे के बाहर से संबंधित है। देखते हैं आर्थिक स्थिति, बिल्कुल दोस्तों, यदि कोई किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसका विकास भी कहीं ना कहीं बाधित होता है। सामाजिक स्थिति, यदि किसी बालक की सामाजिक स्थिति जो है, पारिवारिक स्थिति जो है सही नहीं है तो इससे भी विकास जो है उसका बाधित होता है। और जीवन की घटना है, और यदि कोई दोस्तों अप्रिय घटना घट जाती है तो उसको भी बालक नहीं भुला पाता और इससे भी उसके विकास में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो प्रभावित करता है। और ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों,
क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ये कहता है कि सभी बालकों के गत्यात्मक, डायनामिक और भाषाई विकास में, यानी कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो ये कौन सा ऐसा जो सिद्धांत है जिसमें बताता है कि गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक ही क्रम और प्रतिमान दिखाई देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो दोस्तों, विकास के जो क्रम हैं वो सभी बालकों के लिए निश्चित हैं, और दोस्तों विकास के जो प्रतिमान हैं वह सभी बालकों के लिए निश्चित हैं। तो ये जो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है, यह कहता है कि सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, कहता है कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान में ये जो अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से और किशोर अवस्था तक। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है? तो 57 का आंसर 1 हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। और दोस्तों यही है कि यदि कोई शारीरिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा है तो उसके जो शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी वो पिछड़ जाता है। तो ये परस्पर संबंधता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर नियंत्रण करता है? तो ये जो है विकास की दिशा का सिद्धांत है। ये जो है विकास की दिशा का सिद्धांत के अनुसार जो बालक पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करता है और उसके बाद में फिर पैरों पर नियंत्रण करता है। किसके अनुसार? विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार। अगला जो प्रश्न आपका है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो एकीकरण का सिद्धांत है, पिछली वीडियो में रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, विकास धीरे धीरे होता है और निश्चित समय पर होता है। और तीसरा है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। डेफिनेटली दोस्तों, एक समूह के जो लोग होते हैं उनमें विकास की जो विशेषताएं भी समान दिखाई देती हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? व्यक्तित्वता का अर्थ है दोस्तों पर्सनालिटी, उनकी पर्सनल होता है, यानी कि हर किसी बालक का विकास पर्सनल होता है, तो व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत की वजह से, यानी कि व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत कहता है कि हर कोई बालक अपने आप में यूनिक होता है, उसका सीखने का, बोलने का हर चीज़ उसमें अलग होती है। तो इसलिए उसमें जो बालक के विकास का जो सिद्धांत है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत हमें बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है। अगला जो प्रश्न है, बालक विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त खाली स्थान, परिस्थितियों और विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। कहता है कि बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों एवं विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो खाली स्थान में क्या आएगा दोस्तों? इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम। उपयुक्त शिक्षण अधिगम जो परिस्थितियों और विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है। अच्छी शिक्षण अधिगम
परिस्थितियां उत्पन्न करने में बाल विकास के सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि जो आउटपुट है वो बढ़ाया जा सकता है बच्चों का। अगला जो प्रश्न है आपका, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विराम विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? तो विराम नहीं दोस्तों, ये विकास है। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है और किसी किसी अवधि में समायोजन के लिए रुक भी जाता है। किसी समय पर तेज गति से विकास प्रगति करता है तो कभी कभी वह समायोजन के लिए रुक भी जाता है। तो कौन से नियम के आधार पर यह है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा भाई, चक्राकार प्रगति का नियम। चक्राकार प्रगति का जो सिद्धांत है इसका मतलब यही है कि विकास कभी तीव्र हो जाता है और कभी धीमा हो जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। तो भाई समाज का मतलब क्या है? वातावरण। तो जो है वातावरणीय संबंधी कारकों को सामाजिक अधिगम सिद्धांत में महत्व देता है। अब जो आपका सवाल है वह है कि निम्नलिखित में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका प्रतिपादन किया था बंडूरा और वाल्टर्स ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बंडूरा और वाल्टर्स ने किया था, और बंडूरा जो कनाडा के निवासी थे, अल्बर्ट बंडूरा, और वाल्टर्स सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न कहता है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्य अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता है। यह किसका कथन है? किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता है। दोस्तों इसका सही आंसर है, ये जर्सील ने कहा था कि बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचता है। तो किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा, तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच की कौन सी है? बीच में है किशोर अवस्था, तो ये कहता है जर्सील्ड। अगला प्रश्न है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह किसने कहा है? तो दोस्तों किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, ऐसा कहा था काल सैनिक ने। यानी किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में काल समझता है, बाधा मतलब काल समझता है, तो काल सैनिक हो जाए। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में काल समझता है यानी बाधा समझता है। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रास ने। रास ने कहा है कि यौन जो है समस्त जीवन का तो नहीं लेकिन किशोरावस्था का तो अवश्य ही मूल तत्व है, ऐसा कहा था रास ने। अगला जो प्रश्न है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ये होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। यानी कि जैसे माता पिता उनके विपरीत बच्चे उनके, तो इसका मतलब है कि प्रत्यागमन हो रहे हैं। और यदि जैसे माता पिता वैसे बच्चे उनके तो ये समानता का नियम लग जाएगा। और यदि बच्चों के जो गुण हैं वो माता पिता से भिन्न है तो विभिन्नता का नियम लग जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर होता है? तो मानव व्यवहार का जो विकास है वह अभिवृद्धि पर निर्भर करता है, और मानव व्यवहार का विकास परिपक्वन पर भी निर्भर करता है, और मानव विकास व्यवहार का जो विकास है वह मानव के विकास पर भी निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अभिवृद्धि, परिपक्वन और विकास सभी पर मानव व्यवहार का जो विकास निर्भर करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों की समझ जरूरी है क्योंकि शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक है। बिल्कुल सही बात है। विकास सिद्धांत बालकों की शिक्षा, खेलकूद और पाठ्यक्रम चयन संबंधी मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक इनकी समझ के फलस्वरूप उत्तम शिक्षण व्यवस्था कर पाता है। तो दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? तो विकास क्रमिक होता है, यह किसने कहा था? यह कहा था दोस्तों किंग और थॉर्नडाइक ने। किंग और थॉर्नडाइक ने दोनों ने ही यह बताया कि विकास क्रमिक होता है। पहले शैशव अवस्था आएगी, उसके बाद में बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद में किशोर अवस्था आएगी, उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो विकास है वह क्रमिक होता है, तो किंग और थॉर्नडाइक ने कहा था। अगला जो प्रश्न है यह कहता है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। तो दोस्तों वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण नहीं होता है। वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये अलग अलग चलते हैं। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ये बात सही है दोस्तों, वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का एक चरण होता है, यानी कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। तो ये चरण नहीं होता है, यह एक भाग होता है। ऐसा नहीं है कि एक चरण होता है, यह एक मात्र एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, ना कि एक चरण है पूरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 और 3। अगला जो प्रश्न है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। बिल्कुल सही बात है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है ऑप्शन नंबर 2 फ्रैंक ने। फ्रैंक ने कहा है कि अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ का मतलब है कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, यानी शारीरिक रूप से वृद्धि हो रही है। किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो सबसे अधिक जो स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था पर कार्य किया है। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृविरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किसने किया? तो पितृविरोधी और मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किसने किया? ये किया है दोस्तों फ्रायड ने। फ्रायड ने जो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। तो जो है पितृविरोधी और मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन फ्रायड ने दिया है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बालक की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन में निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन की निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विकासात्मक विधि। तो बालक की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी विधि है विकासात्मक विधि। तो इससे बालक की वृद्धि और विकास दोनों को जांचा जा सकता है। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संचय की प्रवृत्ति। किशोर अवस्था में संचय नहीं करता है बच्चा। संवेग बहुत अधिक होते हैं किशोर अवस्था में, कल्पना बहुत करता है और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन संचय किशोर अवस्था की प्रकृति जो नहीं है, प्रवृत्ति कोई विशेषता नहीं है संचय किशोर अवस्था की। और दोस्तों अगला प्रश्न है, मिश्रित आयु वाले विद्यार्थी की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई ऐसी कक्षा है जिसमें सभी आयु के स्टूडेंट्स हैं, तो शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो 79 का जो आंसर 2 सही हो जाएगा भाई, विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि कौन बच्चा किस विकास की अवस्था में है उसको उसी के अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो विकासात्मक अवस्थाओं को विभिन्न मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों को कक्षा में जो जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो विकास के संबंध में जो सही नहीं है, पहला है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। दूसरा है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। जी हाँ, बिल्कुल है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे भी हैं। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रारंभिक विकास
बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, जैसा कि कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष में जितना विकास होता है वो अगले 12 वर्षों से भी क्या होता है, अधिक होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? भाई, रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 6 इंच बढ़ गई, तो इसके विकास के बारे में हम कहेंगे कि रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। भाई, शरीर में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वो अभिवृद्धि है, और विकास तो जो है शारीरिक रूप में जो होती है उसको वृद्धि बोलते हैं, ना कि विकास बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो गलत कथन आपको बताना है। इसका जो पहला है, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ये बिल्कुल सही बात है, एक दिशा में होती है, एक दिशीय होता है विकास। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। दोस्तों, की जा सकती है। अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है कि हम बच्चे के वृद्धि और विकास की गति के बारे में जो पड़ताल करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके आगे के भविष्य में वह जो है कैसी प्रगति करेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं है तो यही सत्य नहीं है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनरल से किधर जाएगा, स्पेसिफिक की तरफ। तो जब भी सामान्य और विशिष्ट में आप फंस जाओ तो समझना जीएस जनरल साइंस, तो जनरल से किधर जाएगा, स्पेसिफिक की तरफ। जीएस को ध्यान रखिए, तो विकास सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, वह है आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं विकास पर। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी आपको पूछना है। देखिए, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। एक ये जो हम सार निकाल सकते हैं, ऐसा भी आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है, ये भी हमको देखने को मिलेगा। और विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, जीएस होती है, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राशि का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। कहता है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, लगातार परिवर्तन है विकास, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, जिसका कि एक निश्चित लक्ष्य होता है और उसकी तरफ वो लगातार बढ़ता रहता है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है ड्रेवर ने। ड्रेवर ने कहा है कि विकास जो प्रगतिशील परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष्यों की तरफ लगातार निर्देशित होता रहता है। ये कहा है किसने? ड्रेवर ने। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ में ये वीडियो का जो अंतिम प्रश्न था, इस तरह से हमने जो है इस वीडियो के इम्पोर्टेंट 84 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी जो इस वीडियो को अंत तक देख रहा है उसके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इससे कुछ ना कुछ ज्ञान सही में प्राप्त होगा, क्योंकि आधी अधूरी जो चीज़ें आप देखेंगे डेफिनेटली उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपको एक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आपकी जो जज्बा है पढ़ने का, आपकी जो हिम्मत है, उसको भगवान भी कहीं ना कहीं देखते हैं। और जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं डेफिनेटली उनको उसका फल भी ज़रूर मिलता है। तो आप अपनी मेहनत को सच्चे अर्थों में कीजिए और दोस्तों बने रहिए हमारे यानी रॉयल एकेडमी के साथ में। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आपके कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ में दोस्तों, ये सीरीज़ का 2nd वीडियो है। इसी तरह से हम आगे भी अन्य 18 वीडियोज़ और पढ़ेंगे, क्योंकि हमें टोटल 20 वीडियोज़ यानी 20 चैप्टर्स कवर करने हैं। आशा है कि सभी आगे आने वाले वीडियोज़ को भी देखेंगे, और यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और साथ में अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट मटेरियल सभी भाई बहनों और गृहिणियों तक पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके माता पिता को मेरा नमस्कार।